हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले अपने संवैधानिक है विकास, भारत का संवैधानिक है विकास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? भारत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक है विकास। भारत का संवैधानिक है विकास। भारत का क्या है? संवैधानिक है विकास। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? भारत का संवैधानिक है विकास। जब भी हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं भारत की संविधान सभा है, भारत का जो संविधान है उसके बारे में धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे विस्तार से इसकी विशेषताओं के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक है विकास। भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत है, इसमें इस संविधान की कैसे शुरुआत हुई, भारत है इसके अंदर लोग अपनी मांगे कैसे करने लगे, उसी के बारे में इसमें हम क्या करेंगे, आज की अपनी क्लास में हम चर्चा करेंगे। उसी चीज के बारे में आज अपनी क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम जब भी आप भारत का संविधान पढ़ो, जब भी आप क्या करो, भारत का संविधान है पढ़ो, जब भी आप भारत का संविधान पढ़ो तो आप हमेशा भारत के संविधान को दो रूप से पढ़ना। आप जब भी भारत का संवैधानिक विकास पढ़ो तो आपको भारत के संवैधानिक विकास को क्या करना है, दो रूपों से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? दो प्रकार से। अब आप कहोगे सर प्रकार कौन से है दो? तो चलिए पहले प्रकार ही बता देते हैं। अपना पहला प्रकार आ जाता है, जब भी संविधान पढ़ो भारत का संवैधानिक विकास दो प्रकार से पढ़ना। पहला तो आपका अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। और दूसरा अपना आता है ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। तो जब भी आप स्टूडेंट पढ़ो संवैधानिक विकास तो कितने प्रकार से पढ़ना है आपको? दो प्रकार से। एक तो अपना कौन सा पढ़ना है? पहला प्रकार तो पहला पढ़ना है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है शासन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था, अंतर्गत आने वाला शासन, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आप शासन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला भारत का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है शासन। दूसरा आ गया ब्रिटिश ताज के अधीन शासन या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आने वाला भारत का शासन। इन दोनों ने आपको पता है किस पर किया राज है? भारत पर। ये दोनों शासन कहां पर कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही थी, तो कहां पर कर रही थी? अपने भारत पर। और ब्रिटिश ताज है, ये भी किसके ऊपर कर रहा है शासन? तो अपने भारत पर ही कर रहा है। दोनों ही अंग्रेज आपको बता, लेकिन ब्रिटिश ताज का अर्थ क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्थ क्या है? पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश ताज का अर्थ क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन का अर्थ है क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, ये क्लियर करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ताज का अर्थ है या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन का अर्थ है कि जब भारत के अंदर आपको पता है, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है किस लिए आई थी? व्यापार के लिए आई थी। 17वीं शताब्दी में भारत में किसके लिए आई थी? व्यापार के लिए आई थी। और इसने यहाँ पर व्यापार किया और धीरे धीरे हमारे भारत के जो आंतरिक मामले थे, राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाकर इन्होंने आंतरिक मामलों पर क्या कर दिया? अपना हस्तक्षेप है शुरू कर दिया। आंतरिक मामलों में ये क्या करने लगे? कार्य करने लगे। और भारत के फर्रुख शहर से इन्होंने क्या किया? बंगाल की दीवानी खरीद ली। और उसके बाद इन्होंने वहां के राजा को नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करके उन्हें क्या कर दिया? हरा दिया। और धीरे धीरे इन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से आपने ये तो अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी, जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी और उन्होंने जो भारत पर क्या किया? शासन है किया। जो कंपनी व्यापार के लिए भारत पर आई थी और उन्होंने भारत पर शासन किया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है भारत का शासन। और दूसरा था अपना ब्रिटिश ताज के अंतर्गत है शासन। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत है भारत का शासन। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत का शासन से आप क्या तात्पर्य ले सकते हो? कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इंग्लैंड का
प्रधानमंत्री। कौन रे? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जो भारत पर क्या करता? शासन करता। अब शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हट गया और किस पर आ गया? अपने ब्रिटिश के अधीन आ गया, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ये यहाँ पर क्या करने लग गया? अपना शासन भारत पर चलाने लग गया। ये अपने व्यक्तियों के द्वारा भारत पर क्या करने लग गया? शासन है करने लग गया। तो ये दो प्रकार से हमें क्या पढ़ना चाहिए हमेशा के लिए? भारत का शासन है पढ़ना चाहिए। कितने प्रकार से पढ़ना चाहिए हमेशा के लिए? दो प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो आप पहले हेडिंग डालिए अपने, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक है, भारत का संवैधानिक है विकास। अभी इसको आपको मैंने बताया कितने प्रकार से पढ़ना है स्टूडेंट, आपको दो प्रकार से पढ़ना है। अपना पहला प्रकार कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन। और दूसरा कौन सा बताया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत का शासन। और दूसरा अपना प्रकार आता है ब्रिटिश ताज ताज के अंतर्गत भारत का शासन। तो दो प्रकार मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एकदम कितने प्रकार से पढ़ने वाले भारत का संवैधानिक विकास, दो प्रकार से। एक तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ताज को पढ़ लेंगे, फिर अपने ब्रिटिश अंतर्गत है भारत पर शासन था उसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? किसके अंदर? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत इसमें पढ़ने वाले हम 1773 का रेगुलेटिंग है एक्ट। 1773 का क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलेटिंग है एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिकों पर इसमें चर्चा करेंगे, तो वो टॉपिक भी आप लिख लीजिए। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग, क्या पढ़ने वाले हैं? 1773 का रेगुलेटिंग है एक्ट है, रेगुलेटिंग है एक्ट है। उसके अलावा और मैंने क्या बताया था आपको? उसके अलावा मैंने आपको बताया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट और क्या पढ़ने वाले? 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसके अंदर हम कितने प्रकार से पढ़ने वाले? अपने चार प्रकार से पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं? चार प्रकार। कौन कौन से? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का क्या पढ़ने वाले हम? चार्टर एक्ट है पढ़ने वाले हैं। किसके अधीन पढ़ने वाले हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत ने शासन किया। उनके जो चार प्रकार के जो मुख्य एक्ट थे उनको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले? किसके अंदर? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत। तो इसमें पढ़ने वाले हम सबसे पहले 1858 का भारत, 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं? 1858 का भारत शासन है अधिनियम। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। और क्या पढ़ने वाले हैं, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना 1919 का भारत 1919 का भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। और क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, और पढ़ने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। और क्या पढ़ने वाले हैं, और इसमें पढ़ने वाले हैं हम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पहले आप देखो, मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले आप देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा भारत है, भारत का अपना संवैधानिक विकास, इसको हम 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास इसे 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। 2 प्रकार कौन से हैं अपना स्टूडेंट? पहला प्रकार देखो, अपना पहला प्रकार है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन। पहला क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन। और दूसरा है अपना दूसरा क्या है अपना ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत का शासन। अब ये 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों प्रकारों में हम किस में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का शासन था उसमें पढ़ने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के शासन में हम पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत के शासन में पढ़ने वाले हैं 1851 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसे आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए या क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करिए आप इसका, फिर आप हेडिंग डाल लेना। इसे जैसे लिख लो उसके बाद हेडिंग डाल लेना रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं हम। मैंने हेडिंग आपको क्या बताई, आपको हेडिंग डालनी थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये था क्या? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये था क्या? इसका क्या कार्य था? इसमें क्या परिवर्तन हुए? तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियमित ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने ये क्या किया, अधिनियम पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या किया पारित किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे सर्वप्रथम क्या किया गया, यह अधिनियम पारित किया गया तथा इसके माध्यम से कंपनी के
तथा इसके के माध्यम से कंपनी के कार्यों को क्या कर दी गई, मान्यता प्राप्त है कर दी गई। ये क्यों हुआ पारित कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको नियमित है व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश है शासन द्वारा यह अधिनियम पारित है किया गया, सर्वप्रथम इसे पारित है किया गया था। तथा इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या दी गई, मान्यता प्रदान की गई। चलिए लिखते हैं हम इसमें ईस्ट इंडिया, लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित है करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम यह अधिनियम पारित किया गया था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम यह अधिनियम पारित है किया गया था। तथा इसके द्वारा, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तथा इसके द्वारा कंपनी के कार्यों को मान्यता दी गई। तथा इसके द्वारा कंपनी के कार्यों को क्या दी गई, मान्यता दी गई थी। अपना रेगुलेटिंग एक्ट ये कब पारित हुआ, ये होता है 1773 में। किसके द्वारा पारित किया जाता है, ब्रिटिश शासन के द्वारा पारित है किया जाता है। किसके द्वारा पारित किया जाता है, ब्रिटिश शासन के द्वारा। क्यों किया जाता है कि जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके जो कार्य है उन पर क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो कार्य इन पर नियंत्रण और इन पर नियम बनाए जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को इससे क्या दे दी जाएगी, मान्यता दे दी जाएगी, जिसके लिए ब्रिटिश शासन द्वारा क्या किया गया, यह रेगुलेटिंग एक्ट है पारित किया गया। जल्दी से इसे आप लिख लीजिए, जल्दी से इसे आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, आपने नहीं लिखा तो 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी क्या देखते हैं, अब हम इसकी देखते हैं विशेषता। क्या देखते हैं, विशेषताएं। किसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या विशेषताएं थी। तो आप इसमें लिखिए, पहली विशेषता ये लिखिए कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम
प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। प्रथम क्या बनता है? गवर्नर जनरल है बनता है। दूसरी विशेषता क्या थी? बंबई, वर्तमान में मुंबई है लेकिन उस समय क्या था? बंबई व मद्रास को, बंबई व मद्रास को बंगाल बंगाल के अधीन बंगाल के अधीन कर दिया। बंबई व मद्रास को किसके अधीन कर दिया था? बंगाल के अधीन कर दिया गया था। जल्दी से इन दो विशेषताएं आप लिख लीजिए, बाद में और लिखा देता हूं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, और मुंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया। आप जल्दी से इन विशेषताओं को लिख लीजिए और हम अपनी क्लास में क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू बनाते हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसे। अब और क्या हुआ, इसमें और विशेषता आती है अपनी। तीसरी विशेषता लिखिए आप है, कंपनी के कार्यों में सहायता कंपनी के कार्यों में सहायता देने के लिए कंपनी के कार्यों में सहायता देने के लिए चार सदस्य एक परिषद का गठन किया गया। चार सदस्य क्या किया गया? परिषद का गठन किया गया था। किसके लिए? कंपनी को सहायता देने के लिए। अपनी चौथी विशेषता क्या है? किसमें क्या किया गया? कंपनी के कार्यों में सहायता देने के लिए क्या की गई? एक चार सदस्य परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। और अपना क्या है? कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या किया गया? गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या किया गया? गठन किया गया। किस लिए? कंपनी के कार्यों पर क्या रखने के लिए? नियंत्रण रखने के लिए। कंपनी के कार्यों को नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया। अब और क्या किया गया? कलकत्ता का कॉलेज था अपना, कलकत्ता का क्या था? एक कॉलेज था। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है? उच्चतम न्यायालय का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। लिखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में उच्चतम कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय में क्या? उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। कहा? कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। जल्दी से इसे लिख लीजिए। ये अपनी इसकी 5 विशेषता मैंने आपको बता दी। इसके बाद अपना आप अगला हेडिंग डालिए, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट, जल्दी से इसे लिख लीजिए।
अब है अपना अगला आता है, अगला अपना क्या आता है रे, अपनी अगला आता है 1784 का पेड़ से। पेड़ से इंडिया एक्ट, इट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या आता है अपना पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, इसके अंदर किया गया जो कंपनी थी अपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और है जो व्यापारी कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग है कर दिया गया। कंपनी के जो कार्य थे राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अर्थात दोहरे शासन की इसके द्वारा क्या कर दी गई थी, शुरुआत कर दी गई। इसके द्वारा क्या कर दी गई, अपने दोहरे शासन की क्या कर दी गई, शुरुआत है कर दी गई। कंपनी के जो व्यापारिक है और राजनीतिक कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लिखिए इसके अंदर आप है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। किसके तहत, अपने 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किसके तहत, अपने 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, कंपनी के जो कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। लिखिए, अर्थात दोहरे शासन की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी रे, इसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अपने क्या व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों कंपनी को अलग कर दिया गया। अर्थात दोहरे शासन की क्या हो गई थी, इसके तहत शुरुआत हो गई थी। इसके दोहरे शासन की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। आगे लिखिए, अब कंपनी के राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल का क्या होगा, शासन होगा, कंट्रोल का नियंत्रण क्या है, कंपनी राजनीतिक कार्यों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या होगा, नियंत्रण होगा तथा व्यापारिक मैंने आपको पहले बताया था व्यापारिक कार्यों पर किसका नियंत्रण होगा, किसका हो रहा है, होगा रे अपने जो गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा अपने व्यापारिक कार्यों पर किसका नियंत्रण होगा, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होगा, निर्माण होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होगा, निर्माण होगा। तथा व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का
डायरेक्टर्स का क्या होगा, नियंत्रण होगा। का क्या होगा, नियंत्रण होगा। इसका क्या होगा रे, अपना नियंत्रण होगा। ये इसकी क्या थी, कुछ प्रावधान थे। क्या प्रावधान किए गए कि 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि इसके द्वारा कंपनी पर क्या हो गई, दोहरे शासन की शुरुआत हो गई। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया तथा अब कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा तथा व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रखा जाएगा। यह था अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जल्दी से लिख लीजिए और हेडिंग डालिए अपनी अगली 1833 का चार्टर अधिनियम। जल्दी से हेडिंग डालिए 1833 का चार्टर अधिनियम। जल्दी लिख लीजिए। अब अगली अपने को हेडिंग क्या डालनी है, अपन को हेडिंग डालनी है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अगली अपनी हेडिंग क्या हो गई, 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लिखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें क्या हुआ रे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, अपना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लिखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग है उसको भारत का प्रथम क्या बना दिया गया, अपना गवर्नर बना दिया गया। किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया। तथा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, अब इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ इसके अंदर, और क्या हुआ, दास प्रथा की इसमें क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। अपनी दास प्रथा है उसकी क्या कर दी गई, इसमें समाप्ति कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, जिन्हें आधुनिक शिक्षा का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और लिखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले मैकाले को नियुक्त किया गया। अब एक बात नोट डालकर लिख लेना, नोट मैकाले को आधुनिक भारत मैकाले को आधुनिक शिक्षा का मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। मैकाले को क्या कहा जाता है रे? आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, जल्दी से इसे लिख लीजिए कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें किसको नियुक्त कर दिया गया? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त कर दिया गया। और मैकाले जी ने आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है। जल्दी से इसे आप लिख लीजिए। फिर अगले जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। अब और इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भारत में क्या कर दिया गया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और क्या किया गया? और इसके तहत क्या किया गया रे? इसमें अभी क्या किया गया? भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके अलावा भारत में कानूनों के संहिताकरण के लिए विधि आयोग को क्या कर दी गई? मान्यता दे दी गई। भारत में कानूनों के संहिताकरण के लिए विधि यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, कानून के लिए प्रयोग कर सकते हैं। विधि आयोग को मान्यता दे दी गई। अब इसमें क्या किया गया? 1833 के चार्टर इंडिया एक्ट के अंदर देखिए आप क्या किया गया रे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति कर दी गई। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। इसके अलावा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में कानूनों के संहिताकरण के लिए विधि आयोग को क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। जल्दी से इसका आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद डालिए 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। हेडिंग डाल लीजिए अपना 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसमें अब क्या किया गया? इस अधिनियम में क्या किया गया? संपूर्ण भारत में कानून निर्माण के लिए या संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। संपूर्ण भारत में कानून निर्माण के लिए क्या किया गया? एक है विधानमंडल का प्रावधान किया गया। और इसमें क्या किया गया? जो सिविल सेवाएं थी, हम जो आईएएस होते हैं, इनके लिए क्या की गई? खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का
प्रावधान, एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। यह एक पूरे भारत के लिए क्या की गई, एक विधानमंडल बनाई गई, पूरे भारत के लिए क्या बनाई गई, अपने विधानमंडल की गई बनाई गई, या उसका क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तथा और मैंने आपको इसमें क्या बताया, इसमें बताया था आपको सिविल सेवाओं के सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया था। अब इसमें दो अपना 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐसे लिखिए, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को मान्यता, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को मान्यता दी गई और जो सिविल सेवा की परीक्षा थी उनको क्या दी गई, मान्यता दी गई। तो अब हम जो दो प्रकार से हम अपना शासन पढ़ रहे थे, एक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, एक ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य जो हमने टॉपिक थे अपने, वो हमने इसमें क्या कर लिया, अपने तैयार है कर लिया है। इसके बाद अब नंबर 2 डालकर लिख लीजिए, जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अपना भारत था, उसके तहत हम क्या पढ़ने वाले, आज उसका हम पहला पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ताज के अधीन या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत है। ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा था शायद तक, इसीलिए नीचे लिख देता हूं, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत। टॉपिक डाल लीजिए, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारत का शासन, भारत का शासन। और इसके अंदर हमें आपको पता है, पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना था, 1858 का भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन है अधिनियम। इसमें हमें क्या करना था, आज पढ़ना था कौन सा, अपना 1858 का भारत शासन अधिनियम। जल्दी से इसे आप टॉपिक में हेडिंग डाल लीजिए। आप जल्दी से डाल लीजिए। अब इसके अंदर हुआ क्या, इस अधिनियम के तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इतने दिन तो भारत पर शासन कौन कर रही थी, अपनी कंपनी कर रही थी। इतने दिन तो भारत पर शासन कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। जैसे ही अधिनियम पारित किया गया तो इसके तहत कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और शासन अब किसके तहत चला गया, ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन चला गया। तो जल्दी से आप इसमें लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन सीधे ब्रिटिश ताज या क्राउन
यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास चला गया, महारानी के पास चला गया। अभी इस समय ब्रिटेन की महारानी के पास ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन चला गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 1851 के प्रशासन अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन था वो अब किसके हाथों में चला गया, सीधे ब्रिटिश है ताज के अधीन है चला गया है। यानी ब्रिटिश के लिए जो शासक थे वहां पर उनके अधीन ये चला गया और कंपनी का शासन था वो क्या हो गया, भारत से अब समाप्त है कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही 1851 के अधिनियम के अंतर्गत ही शासन चलाने के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री के पद का गठन किया गया एवं उसके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। अब इसी नियम के तहत क्या किया गया, एक चीज और की गई, इस अधिनियम के तहत भारत सचिव या आप क्या बोल सकते हो भारत मंत्री पद का गठन किया गया था तथा भारत मंत्री या भारत सचिव तथा इसे सहायता देने के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें क्या किया गया रे, इसके तहत एक था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया तथा इस अधिनियम के तहत भारत सचिव या भारत मंत्री के पद का गठन किया गया तथा इसे सहायता देने के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। 15 सदस्य भारतीय परिषद की क्या किया गया, गठन या स्थापना की गई। जल्दी से लिखिए। और इसमें क्या हुआ रे, इसके तहत लिखिए इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई रे, समाप्ति कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई। अब इसके तहत और क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। और क्या हुआ इसके तहत, और इसमें क्या आपको पता है भारत मंत्री की क्या की गई, स्थापना की गई और उसे एक 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी निर्माण करके दिया गया तथा ब्रिटिश शासन का क्या हो गया, इसके तहत शासन वो समाप्त हो गया। आज की हम क्लास में इतना ही देखने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं अपने 1861 का भारत परिषद अधिनियम और उसके अलावा 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर क्या है पढ़े लेंगे। उसके बाद हम अपनी संविधान सभा, अपने संविधान का निर्माण शुरू कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। और